हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट में हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें पर्पल हाइलाइट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 पार्ट 2 के लास्ट टॉपिक, लोकपाल, लोकायुक्त एंड द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लोकपाल? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल। लोकपाल है क्या? तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं कि आपको याद हो कि 2011-12 के अराउंड जो अरविंद केजरीवाल और उनके साथी थे, वो धरने पे बैठे थे कई समय तक। क्यों? उनकी जो बेसिक डिमांड थी वो थी लोकपाल बिल के लिए, कि लोकपाल बिल लाया जाए। इसीलिए उसके बाद 2013 में वो बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, और लोकपाल एक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, वो एक्ट पास हुआ और फिर ये लॉ बना। अब ये लोकपाल है क्या? लोकपाल का बेसिक मीनिंग है कि ऐसी एक बॉडी है जो करप्शन को कंट्रोल करती है। अगर ऐसे किसी ऑफिशियल्स के खिलाफ, किसी एमपी, किसी एमएलए, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के खिलाफ अगर कोई भी ब्राइबरी या ऐसे कुछ भी केसेस आते हैं जो कि लीगल नहीं है, तो उनके खिलाफ जो इंक्वायरी बैठेगी, तो वो लोकपाल उसको हेड करेगी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो लोकपाल इज एन एंटी करप्शन बॉडी, ठीक। और ओम्बड्समैन उसी को कहा जाता है, ओम्बड्समैन को भी एंटी करप्शन बॉडी ही कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग इनटू करप्शन कंप्लेंट्स एट द नेशनल लेवल। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की अगर करप्शन से रिलेटेड, घूसखोरी या उससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास, मतलब उसके पास अगर कोई चीज आती है, तो वो उसको डील करेगा, इंक्वायर करेगा। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूटरी मतलब कि वो बॉडी जो कि पार्लियामेंट की एक्ट द्वारा बनाई गई हो, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब कि इसका मेंशन हमारे संविधान में नहीं है। 2013 में लागू हुआ तो संविधान में इसको नहीं लाया गया है, बट ये कि स्टैट्यूटरी जो भी हमारे पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा लॉ बनता है, उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई भी अगर ऐसी बॉडी बनती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल। लोकपाल is a multi-member body that consists of one chairperson and a maximum of 8 members। मतलब एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उसमें 8 मेंबर ही हो सकते हैं, मैक्सिमम है। Chairperson of the Lokpal should be either the former Chief Justice of India or former Judge of Supreme Court or an eminent jurist और इन मैटर्स रिलेटिंग टू। मतलब ये कह रहा है कि जो चेयरपर्सन होगा हमारा, जो एक वो चेयरपर्सन चुना हुआ होगा, या तो हमारे कोई पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई पुराने जज होंगे जो रिटायर हो गए हों, या फिर अभी प्रैक्टिस किसी भी वजह से ना कर रहे हों, या उनको उसमें रखा गया हो, या फिर कोई ऐसे इंसान जिनकी हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग विजन है या एबिलिटी है इस तरह की, या किसी भी स्पेशल नॉलेज है किसी भी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जहां कम से कम उन्होंने मिनिमम 25 साल सर्व किया हो, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विजिलेंस में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, लॉ में, मैनेजमेंट में। मतलब कहने का है कि एक जानकार इंसान होना चाहिए, और जानकार अच्छा खासा जानकारी होनी चाहिए उसको। ओके, नेक्स्ट, out of the maximum 8 members, half will be judicial members and minimum 50% members will be from SC, ST, OBC, minorities and women। 8 में से आधे आपके जुडिशियल मेंबर्स होंगे, मतलब कोर्ट वाले जजेस या कोई ऐसे लॉयर्स, एडवोकेट जो हाई लेवल के हों, और बाकी के जो 4 हुए, और कम से कम जो 50 हैं, 50%, एटलीस्ट 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और वुमेन, इनमें से कोई होने चाहिए। The judicial member of the Lokpal is either a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court। जो जुडिशियल, अच्छा सिर्फ जज ही हो सकते हैं,
ओके, जो जुडिशियल मेंबर्स हैं, जो पहले या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं या फिर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। नेक्स्ट, द नॉन जुडिशियल मेंबर्स शुड बी एन एमिनेंट पर्सन विद इन, वही चीज है जो ऊपर अभी बताया गया है कि जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हों उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो अपने एरिया के बहुत अच्छे से मजे हुए खिलाड़ी हों और ऐसी चीजों में डील करते हों, या तो एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, मतलब इन विभाग से उनकी अच्छी पकड़ हो। नेक्स्ट, द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर इज 5 years, 5 साल तक वो सर्व कर सकते हैं, और टिल द एज ऑफ 70 years, मतलब 70 साल मैक्सिमम है। अगर मान लीजिए, इसके कहने का मतलब है अगर कोई 65 साल की उम्र में अपॉइंट हो रहा है तो 5 साल पूरा सर्व करके 70 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अगर कोई 67 की एज में अपॉइंट हो रहा है तो वो 3 साल सर्व करेगा और 70 की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। तो मैक्सिमम आप 70 साल तक कर सकते हैं, और अगर 70 साल उससे मतलब पहले आ रहा है तो आपकी जो लिमिट है वो 5 साल है। ओके, तो ये था लोकपाल के बारे में। अब लोकपाल की जुरिस्डिक्शन और पावर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई उसकी पावर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये बॉडी कितनी बड़ी हो जाती है। जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक भी इंक्लूड है इसमें, कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर भी करप्शन चार्जेस होंगे तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर वो करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है किसमें, लोकपाल में। तो ये बहुत ही पावरफुल बॉडी हो गई। मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि हमारे सांसद, एमपीज, ग्रुप A, B, C, D ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि कोई भी जो हमारे ग्रुप A, B, C, D, मतलब IAS, IPS, कोई भी ऑफिसर हो, बड़े से बड़े पद पर हो, सेक्रेटरीज हो। अब प्रधानमंत्री इंक्लूड हो गए तो समझ सकते हैं कि उनके नीचे तो सभी इंक्लूड हो जाएंगे, और सभी उनके नीचे ही हैं। तो सारे किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनके खिलाफ अगर कोई भी करप्शन चार्जेस या ऐसे कुछ केसेस सुनाई देते हैं कि ब्राइब ले रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठ सकती है। इंक्वायरी कौन करेगा, लोकपाल करेगा। Its jurisdiction also includes any person who is or has been in charge, और ये कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन को, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियली नहीं है, परमानेंट बॉडी नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी किसी बॉडी की, तो और उसके ऊपर भी किसी तरह के चार्जेस लगे हैं करप्शन के, ब्राइब लेने के या फिर देने के, तो उसके अगेंस्ट भी इंक्वायरी बैठ जाएगी। Next, Lokpal Act mandates that all public officials should furnish the assets and liabilities of themselves as well as their respective dependents. Very important. इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो सरकारी नौकर हैं, उनको अपनी सारी संपत्ति और सारे कर्ज, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, उसकी सबका ब्यौरा देना होगा। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने डिपेंडेंट्स यानी कि अपने रिलेटिव्स का ही। जैसे एक होता है लिक्विडेबल एसेट्स, एक होता है नॉन लिक्विडेबल एसेट्स, मतलब चल अचल संपत्ति, कितनी संपत्ति है और कितनी आपके ऊपर कर्ज है। रिलेटिव्स का क्यों मांगा है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर कोई आदमी यहाँ पर सरकारी नौकरी में है तो वो, उसको अगर जमीन खरीदनी है तो वो अपने नाम से नहीं खरीदता है, वो अपनी समझ लीजिए वाइफ के नाम से खरीद लेगा। तो वाइफ के नाम से खरीद लेगा तो इससे ये होगा कि वो उसको दिखा देगा कि ये मतलब मेरा नहीं है। लेकिन यही चीज है कि आपके वाइफ के पास भी या आपके डिपेंडेंट्स के पास भी अगर कोई चीज अचानक से संपत्ति आ रही है तो कहाँ से आ रही है। तो इस तरह के जो चेक्स हैं, ये चीज रखता है लोकपाल, कि आपको अपनी सारे एसेट्स, अपनी संपत्ति और अपने कर्ज जितने भी हैं वो डिस्क्लोज, वो पूरे बताने होते हैं, लिख करके लिखित देने होते हैं, ना कि सिर्फ अपने बल्कि अपने परिजनों के भी। ओके, नेक्स्ट, पावर्स ऑफ लोकपाल। लोकपाल की क्या पावर्स है। पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शन टू सीबीआई। सीबीआई का नाम आप लोग कई बार सुने होंगे, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए लोकपाल कितना पावरफुल हो रहा है। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस मतलब गिव डायरेक्शन टू सीबीआई, ये सीबीआई तक को डायरेक्शन दे सकता है और उसके
सुपरसीड करता है, सुपरिटेंडेंस मतलब उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस। सेकेंड, द इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल हैज बीन वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। मतलब एक सिविल कोर्ट की जितनी पावर होती है उतनी पावर जो लोकपाल की इंक्वायरी विंग की है उतनी है। लोकपाल हैज पावर्स टू कन्फिस्केशन ऑफ स्टेट्स प्रोसीड्स रिसीट्स एंड बेनिफिट्स अराइजिंग इन प्रोसीजर करप्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मतलब कि वो आपकी अगर आपके ऊपर मतलब करप्शन के चार्जेस हैं और कुछ ऐसे उसको दस्तावेज मिल रहा है तो आपकी संपत्ति और उस तरह की चीजें को भी कन्फिस्टिकेट मतलब सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकपाल हैज द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद एलिगेशन ऑफ करप्शन। मतलब कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए कोई आईएएस अफसर है, उसके ऊपर करप्शन एलिगेशंस लगे हैं, तो वो लोकपाल के पास इतनी पावर है कि वो उनके ट्रांसफर की रिकमेंडेशन या फिर सस्पेंशन तक को रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकपाल हैज द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी मतलब कि जो इनिशियल स्टेज पे जो इंक्वायरी होती है, तो लोकपाल के पास इतनी मतलब पावर है कि वो इस चीज का डायरेक्शन दे सके कि जो भी हमारे पास जो शुरुआती तौर पे जो जानकारियां मतलब जो कार्रवाई हुई है उसके रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, ये भी देखना होता है। ओके, नो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लोकपाल। अब हम तो देख लिए लोकपाल क्या है, उसके क्या पावर्स हैं, उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड चीजें हैं। ये पूरा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है लोकपाल से, क्योंकि ये रिसेंट में आया है। अभी रिसेंटली हमारे जो लोकपाल है वो कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। लोकपाल इज नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्या लिमिटेशंस हैं? एज द अपॉइंटिंग कमिटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज द अपॉइंटिंग कमिटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ठीक है भाई, आप लोकपाल एमपीज एमएलए हर किसी के ऊपर यानी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के ऊपर वो इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन जो मेंबर्स बन रहे हैं, लोकपाल के मेंबर्स बन रहे हैं, उनको कौन बैठा रहा है? पॉलिटिकल पार्टी के ही तो मेंबर बैठा रहे हैं। मतलब जो सिलेक्शन कमेटी होती है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर प्रेजेंट होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बात है सेफ जोन में रहेगी। तो फिर वहां पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी नहीं रहती है। इसीलिए है नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब राजनीति से वो फ्री नहीं है। यहाँ राजनीति होगी वहां पर ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से होना मुश्किल है। नेक्स्ट, appointment of Lokpal can be manipulated in a way as there is no criteria to decide who is an eminent jurist or a person of integrity। मतलब कि ये कि अभी हमने ऊपर देखा था कि कोई अगर बहुत बड़ा, किसी ने बहुत ख्याति ले रखी है किसी भी चीजों में, बड़ी बड़ी महारत हासिल की है, तो ये महारत क्या है? पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। अब ये हम बोले कि हाँ, पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। किस बेसिस पे आप किसी को पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी के उसके एरिया में रख रहे हैं, ये चीज डिफाइन नहीं है। तो वहां तो कोई भी आ सकता है कि ये कह दे कि हाँ दिस मेरी नजर में ये ठीक है, बट वो एक्चुअल में हो सकता है ठीक ना हो, और फिर भी वो लोकपाल के मेंबर बन जाए। नेक्स्ट, the 2013 act did not provide concrete immunity to the whistleblowers। बताती हूँ विसल ब्लोअर्स क्या होता है। द प्रोविजन फॉर इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट द कंप्लेनेंट इफ द एक्यूज्ड इज फाउंड इनोसेंट विल ओनली डिस्करेज पीपल फ्रॉम कंप्लेनिंग। इसका मतलब एक्ट 2013 डिड नॉट प्रोवाइड कंक्रीट इम्यूनिटी टू द विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि उसने जिसने जानकारी लीक करी। जैसे मुझे अगर मान लीजिए किसी के बारे में कुछ मालूम है कि इसने करप्शन किया है, लेकिन अब मैं डायरेक्टली कैसे बोलूं? तो अगर मैं जाकर के इसकी कंप्लेन करती हूँ या फिर ये बात कहीं से लीक कराती हूँ तो मुझे कहा जाएगा कि मैं एक विसल ब्लोअर हूँ।
ठीक, उसको यानी कि जिसने जानकारी दी। लेकिन इसका कहना यह है कि 2013 में, अब मैंने तो जानकारी दे दी, ठीक है, 2013 के एक्ट में ये चीज नहीं है कि अगर जो मैंने जानकारी दी अगर वो झूठी साबित हो गई तो फिर जिसने जानकारी दी है उसी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। यानी कि मैंने अगर जो जो भी जानकारी दी और जिसके बारे में दी कि इसने इसने करप्शन किया है, और ये इंक्वायरी में निकला कि जो कंप्लेन मैंने की थी वो झूठी है, या फिर उसने सामने वाले ने किसी भी तरह से अपने आप को बचा लिया और अपने आप को कह दिया कि मैं इनोसेंट हूँ, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे केस में जो जिसने जानकारी दी है, यानी कि अगर मैंने मैंने दी है तो मेरे ऊपर ही इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो इसकी वजह से कोई जनरली विसल ब्लोअर या फिर बातें लीक नहीं करता है, क्योंकि अगर वो गलत साबित हुआ तो उसी के ऊपर कंप्लेन हो जाएगा। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्करेजमेंट। नेक्स्ट, द जुडिशरी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लोकपाल। अब लोकपाल के जो एम्बिट है, लोकपाल का जो एरिया है, उसमें जुडिशरी नहीं है, मतलब जो पूरा हमारा न्यायालय है वो चीज इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, द लोकपाल इज नॉट गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एंड देयर इज नो एडिक्वेट प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द लोकपाल। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, संवैधानिक बैकिंग नहीं है, क्योंकि संविधान में उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। एंड देयर इज नो एडिक्वेट प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द लोकपाल। अगर लोकपाल के ही अगेंस्ट हमको कंप्लेन करना है अब, तो उसके लिए कोई अपील करने का सही जरिया नहीं है। सो मेन पॉइंट्स हमारे देखा जाए तो ये यहाँ पर कुछ है। जैसे पहला है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से वो फ्री नहीं है, उसमें भी पॉलिटिक्स आती है। सेकंड, कि जो एमिनेंट जूरिस्ट या इन सब पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, तो डिफिकल्ट होता है कि क्या क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, कि अगर जिसने इंफॉर्मेशन लिखी है, जो कि विसल ब्लोअर है हमारा, अगर उसकी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो उसी के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। जुडिशरी इससे अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। ये 5 है हमारे लिमिटेशंस ऑफ लोकपाल। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोकपाल। नाउ कम टू व्हाट इज लोकायुक्त। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लोकायुक्त। लोकपाल समझ गए तो लोकायुक्त में भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्या है लोकायुक्त? ऑल्सो कॉल्ड लोकायुक्त इज एन एंटी करप्शन ओम्बड्समैन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन स्टेट्स। लोकपाल क्या है? लोकपाल आपने देखा होगा, उसमें लिखा था नेशनल लेवल, नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। लोकायुक्त क्या है? स्टेट्स लेवल, राज्य लेवल पर है। ये डिफरेंस है हमारा लोकपाल और लोकायुक्त का। जैसे हमारे सेंटर पे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। स्टेट में कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। वैसे ही सेंटर में कौन, हम उसको कहेंगे लोकपाल कहेंगे, स्टेट में क्या कहेंगे? लोकायुक्त कहेंगे। सिंपल सी चीज, काम सारे वही हैं। वंस अपॉइंटेड, लोकायुक्त कैन नॉट बी डिसमिस्ड और ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग इम्पीचमेंट मोशन बाय द स्टेट असेंबली। मतलब कि एक बार अगर वो लोकायुक्त में अपॉइंट हो गया कोई, तो वो फिर ना ही उसका ट्रांसफर हो सकता है, ना ही उसे डिसमिस किया जा सकता है सरकार द्वारा। वो सिर्फ और सिर्फ रिमूव हो सकता है, कैसे? बाय एन इम्पीचमेंट मोशन बाय द स्टेट असेंबली। इम्पीचमेंट क्या होता है, मैं पहले के और वीडियोस में बता चुकी हूँ, प्लीज रेफर देम। नेक्स्ट, लोकायुक्त along with the income tax department and the anti corruption bureau mainly helps people publicize corruption among the politicians and government officials। वही है जैसे आईटी डिपार्टमेंट या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो में जिस तरह से काम करती है, जो पब्लिक सर्वेंट्स है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उस तरह के पॉलिटिशियंस हैं, अगर कोई ब्राइबरी या करप्शन का केस आ रहा है तो उन्हीं के बेसिस पे आपके लोकायुक्त भी काम करती है। रोल ऑफ लोकायुक्त, रोल क्या है? इन्वेस्टिगेट्स केसेस ऑफ करप्शन, ओके, रिकमेंडेड एक्शन, ठीक है। इज अ ग्रेट चेक ऑन करप्शन, करप्शन पे चेक करी है। ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रही है। मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सिटीजन फ्रेंडली, नागरिकों के लिए सुगमता ला रही है। नेक्स्ट, functions largely depends upon jurisdiction vested in him and facilitates provided for taking cognizance of Indian grievances। ये बस है कि अगर कोई सिटीजन्स की ग्रीवेंस है तो उसको कंसिडर करेगी। नेक्स्ट इज हाउ द व्हाट इज एक्सप्लेन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 give the salient features of the Lokpal and Lokayukt Act of 2013।
2013 में आया, 2013 में बिल पास हुआ, जब प्रेसिडेंट का एसेंट हुआ प्रेसिडेंट का एसेंट मिला तो एक्ट बन गया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, कॉमनली नोन एज द लोकपाल एक्ट, इज एन एंटी करप्शन एक्ट, इंडियन पार्लियामेंट। देखिए ये लंबा सा सेंटेंस है, मैं आपको शॉर्ट में इतना बता रही हूँ। वही चीज है कि लोकपाल और लोकायुक्त ऐसी बॉडीज हैं, लोकपाल हमारे नेशनल लेवल पे, लोकायुक्त हमारे स्टेट लेवल पे, ऐसी बॉडीज हैं जो कि इसलिए एस्टैब्लिश की गई है ताकि कि अगर कोई भी हमारे हायर ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर हमारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, अगर किसी भी तरह के करप्शन में या ऐसी किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं या फिर उनके अगेंस्ट कंप्लेन्स मिलती हैं, तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करने के लिए लोकपाल या लोकायुक्त को पूरी छूट है। साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर्स में इसमें कई सारे हैं, लेकिन सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। फर्स्ट, लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द लेवल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। Mandate for setting up the institution of Lokayuk through enactment by a law of by the state legislature, ठीक है। जब एक्ट बना तो कम से कम 365 दिन के अंदर उसको लोकायुक्त को स्टैब्लिश कर देना है स्टेट लेजिस्लेचर में। ये सब हो चुका है क्योंकि 2013 में उस टाइम आया था। नेक्स्ट, लोकपाल will consist of a chairperson and a maximum of 8 members, of which 50% shall be judicial members. Okay, covered. 50% members of Lokpal shall be from ST, SC, minorities and women, ठीक है। ये भी कर चुके हैं कि कौन कौन हो सकते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन हो सकता है हमारे, अच्छा ये एक और है, सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल शैल बी थ्रू अ सिलेक्शन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर लोकसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा। यानी कि जैसे मैंने लिमिटेशंस पे अब याद कीजिए कि बताया था, नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जब चेयरपर्सन का सिलेक्शन ही, जो चेयरपर्सन है हमारा, उसका सिलेक्शन ही आपकी जो पॉलिटिकल लीडर से वो कर रहे हैं, तो उनके पॉलिटिक्स तो वहां पर इन्वॉल्व हो गई ना। तो अगर पॉलिटिकल जो सेलेक्ट कर रहा है अपने उसके चेयरपर्सन को, उनके अगेंस्ट क्या वो जा पाएंगे? शायद मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड मतलब कौन कौन चेयर कर रहा है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, ओपोजिशन जो हमारे ओपोजिशन है उसके लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और या तो किसी सुप्रीम कोर्ट का जज। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल मतलब इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस आ जाएगा, जो कि एक लिमिटेशन है। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ द लोकपाल, लोकपाल के अंदर प्रधानमंत्री तक को इंक्लूड किया गया है। लोकपाल्स jurisdiction विल कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, हर तरह के आपके पब्लिक सर्वेंट जो भी सरकारी नौकर हैं, चाहे वो ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी भी तरह के हो, सबको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑल एंटिटीज रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम FCRA एक्सीडिंग, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमको मिलते हैं, जैसे बहुत से एनजीओ होते हैं या फिर जो मिनिस्टर्स अपने कुछ बहुत से ट्रस्ट या एनजीओ खोल करके रखते हैं और उससे वो लोग फॉरेन डोनेशन लेते हैं। तो फॉरेन डोनेशन यानी कि जो बाहर से पैसा आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, तो अगर वो 10 लाख से ऊपर एक्सीड करता है तो भी वो लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ जाएगा, मतलब उस पर इंक्वायरी हो सकती है। एक लिमिट लगाई गई है कि आप फॉरेन डोनेशन जो ले रहे हैं वो 10 लाख से कम है। अगर उससे ज्यादा होता है, मतलब लेने को तो आप ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी हो रहा है तो फिर उस पे आपको सब चीज दिखाना पड़ेगा, उसके पेपर्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर ऑनेस्ट एंड अपराइट सिविल सर्वेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि सारे पब्लिक सर्वेंट या हमारे झूठे या फिर करप्ट हैं, जो सच्चाई से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ, उनके लिए भी प्रोटेक्शन करना लोकपाल का काम है। लोकपाल will have power of superintendence and direction over any investigation agency including CBI for cases referred to them by लोकपाल। जैसा कि बताया गया कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, यहाँ तक कि सीबीआई तक, उसके ऊपर भी सुपरिटेंडेंस होगी किसकी, हमारे लोकपाल की। ओके, सो यहाँ 10 पॉइंट तक ही मेन था, बाकी 11वां से लेके 16 तक इतने कुछ हाई नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ये कुछ सीबीआई, उसके डायरेक्टर सीबीआई
और ये सारी चीजें ना याद रहेंगी और ना ही इतने पढ़ने की जरूरत है। सो यहाँ 10 तक जितना था was important, right? So that was about the Lokpal, Lokayukt, the Lokpal and Lokayukt Act of 2013. Next, in the next video, we'll start with the state executives. That is Unit 2, Part 3. Okay, thank you.